तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप और कैसी तैयारी चल रही है? तो DSSB के आपको पता है एक के बाद एक पेपर आने ही लग रहे हैं। तो जो 2025 में DSSB के जो पेपर्स चालू हुए थे वे हमारे अप्रैल से हुए थे और अगस्त तक चल ही रहे हैं, है ना। रोज की रोज पेपर होने लग रहे हैं DSSB के। तो मुझे पहले पेपर्स नहीं मिले थे, लेकिन मुझे अब एक्सेस मिल गया था। तो मैंने जो सारे पेपर्स हैं, लगभग 6 से 7 घंटे लग गए मुझे। उसमें से मैंने बेस्ट क्वेश्चंस उठाए हैं, 50 ही बने। अगर 100 भी बनते तो भी मैं करवाता। अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस करते हैं। अब तक की ये सबसे बेस्ट वीडियो है DSSB वालों के लिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर देख के जाना। इसके अलावा आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं कई, और वो आपका सिलेक्शन करवाने में काफी मदद करेंगे। तो अब आप ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा भी मिल जाएगी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट भी आ चुका है, मैंने इसका पेपर भी करवाया था। तो अब देखिए, उसके अलावा अगर आप बेसिक्स से तैयारी करना चाहते हैं या आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने मेन चैनल पे, क्विक रिवीजन सीरीज। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो अब देखिए, तो अब आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। सीरीज का काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि ये टीचिंग में आया है या किस में आया है। ये सारे एग्जाम TCS ने बना रखे हैं। तो TCS जो एग्जाम जहाँ पे भी कंडक्ट करवाएगा या कोई भी कंपनी है, सारी जगह प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। तो वे क्वेश्चन एजुकेटिव भी पूछेगा या कोई स्टेट एग्जाम है वो भी पूछेगा। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, SSC रेलवे सभी के लिए, UPSC PCS सभी के लिए। अब कह रखा है 1 गुणा में 2 जमा में 2 गुणा में 3 जमा में 3 गुणा में 4 जमा में n टर्म्स तक। तो हमारे इसमें से क्या आंसर होगा? तो अब एक चीज देखिए, ये देखिए, अगर इसको आप n मानते हो, है ना, या x मानते हो या n नहीं मानो, तो यार है हमारा n+1, ठीक है। इसका मतलब इस तरह ये सीरीज बनती जा रही है, ठीक है। n नहीं k मानो, आप क्या मानो? k मानो, ठीक है। तो अगर आप इसको k मानते हो तो आगे क्या आ रहा है? k+1। इस तरह ये पूरी सीरीज बनती जा रही है, ठीक है। ये क्या है? पूरी सीरीज बनती जा रही है। तो अब यहाँ से देखो, अगर इसको जोड़ोगे आप तो k का स्क्वायर जमा में k, है ना। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे इनका जोड़ है ना। ये जो सिग्मा है ये क्या दिखाता है? जोड़ दिखाता है, ठीक है। अब k स्क्वायर का आपने फार्मूला पढ़ रखा है, जिसमें स्क्वायर का जोड़ होता है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इस तरह आपने पढ़ रखा होगा, है ना, यहाँ पे। और ये भी पढ़ रखा होगा 1 जमा में 2 जमा में 3 n तक, है ना। समझ में आ रहा है? जैसे इसी को अगर मैं तोड़ू, अगर आपको समझ में ना आया तो 2 जमा में 1 हो जाएगा। तो ये तो बन गया हमारा 2 का स्क्वायर, या बन गया 2, है ना। इसी तरह यहाँ पे 3 का स्क्वायर जमा में 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सीरीज मिला के क्वेश्चन पूछ रखा है, 2 सीरीज मिला के क्वेश्चन पूछ रखा है। तो जब स्क्वायर वाला होता है तो उसके जोड़ का जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन में 6, ठीक है। और जो ये जोड़ वाला होता है जिसमें सिंगल पावर होती है, जैसे 1 जमा में 2 3 4 5 और n तक, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू में n+1 अपॉन में 2, ठीक है। ये मैं लिखता हूँ, नीचे की साइड लिखता हूँ मैं इसको, जमा में n इंटू में n+1 अपॉन में 2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कीजिए आप, 6 बनाइए, तो गुणा में 3, गुणा में 3, ठीक है। ऊपर नीचे 3 तक गुणा कर दिया। तो अब यहाँ से देखिए n इंटू में n+1 अपॉन 6 कॉमन आ गया हमारा। तो n इंटू में n+1 अपॉन में 6 कॉमन आ गया। तो हमारा अंदर क्या बच गया? 2n+1 और यहाँ से 3, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया? n इंटू में n+1 अपॉन 6 और यहाँ से आ गया 2n+4, है ना। अगर 2 कॉमन लोगे तो आ गया हमारा n+2। 2 से ये गया तो हमारा आंसर आ गया n इंटू में n इंटू में n+1 इंटू n+2 अपॉन में 3। तो थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो नंबर सिस्टम का आप ये सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होगे। देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसमें 2 चीजें
दो क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, क्वेश्चन आसान है। कह रखा 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। तो 80 और 90 के बीच में कौन कौन सा आता है? 83 और 89, दो ही आता है, ये दो ही आते हैं। तो इनका जोड़ बटे में आधा, ये हमारा औसत आ जाएगा। 9 और 3 12, 16 और 1 17, बटे में 2 करोगे, 2 8 16 और 2 6 12, तो 86 आ गया हमारा जमा में। अब हमें कह रखा है 42 से 90 के बीच चार के गुणजों के औसत में क्या अंतर है? तो अब यहाँ से 42 से 90 के बीच में 4, तो 44, आगे क्या 48, इसी तरह 88 तक जाएगा, ठीक है, क्या 88 तक। अब इसका औसत बताना है, तो जब इनके बीच का डिफरेंस बराबर होता है ना, तो आप लास्ट और फर्स्ट वाले का जोड़ करके 2 से भाग दे दो, तो हमारा 12 और ये 13, बटे में 2 करोगे तो 66 आ गया। तो 6 6 12 है ना, क्या बताना हमने? अंतर बताना, सॉरी हमें अंतर बताना है। ये 66 आ गया ना, तो 86 और 60 के बीच का अंतर क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस लगाओ, 20, तो 20 हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आसान था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो हमारा है, ये हमारा विल्सन थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है, ये एसएससी में बहुत बार आता है। विल्सन थ्योरम क्या होती है? एन अप और न्यूमरेटर में n-1 फैक्टोरियल, इसका जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है, और कंडीशन होती है कि n हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर। n हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये उसी कंडीशन के ऊपर है, तो यहाँ पे हम विल्सन थ्योरम लगा देंगे। क्या? विल्सन थ्योरम, ठीक है। विल्सन थ्योरम होती है n, वो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n, इसका जो रिमाइंडर वो आता है वो हमारा होता है -1, ठीक है। या फिर कह सकते हैं हम n-1, ठीक है। तो अब अगर 41 है तो n 41 हो गया, 41 - 1 40 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। विल्सन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब एपीजीपीएचपी का ये प्रॉपर्टी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसमें क्या होता है समझिए, जो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है, देखो पहले समझो अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन होता है एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ले रखे A1 प्लस में A2 प्लस में A3, है ना, कहाँ तक? AN तक, अपॉन में n, ये हमारा अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। अब जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? जियोमेट्रिक मीन तो A1 इंटू A2 इंटू A3, एक मिनट रुको थोड़ा, जियोमेट्रिक मीन का देखो आप, A1 A2, है ना, इस तरह AN तक, इसका रूट होता है ना, प्रोडक्ट का रूट होता है, ठीक है। और जो अरिथमेटिक मीन होता है ना, वो हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पेपर में पूछी जाती है। अब ये n कुछ नहीं है, ये n इस तरफ आ गया, ठीक है, तो ये n यहाँ से कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर, ये क्या आ गया? हमारा आंसर, ठीक है। ध्यान रखोगे इस प्रॉपर्टी का, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, ये बहुत बहुत बार पेपर में हमारे पूछी जाती है, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे HCF LCM का काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करते हैं वो समझिए। देखो क्या रखा है, इन फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम HCF और LCM निकालते हैं। मैंने जो क्विक रिवीजन सीरीज दिखाई है उसमें क्या होता है, हम निकालते हैं, ठीक है, समझ आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है 4, ये 8 और ये 7, ठीक है। तो इस तरह हम फिगर बना लेते हैं इसकी। कह रखा लास्ट डिवाइजर, लास्ट डिवाइजर, डिवाइजर का क्या मतलब होता है? भाग देने वाला। कितना? 66, ठीक है। अगर ये 7 से गया है मतलब कि ये पूरा हमारा 0 आ गया, है ना, समझ में आ गया। तो 6 7 42, 4 6 7 42 मतलब ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी यही होगा,
ठीक है, यही होगा, तभी तो हमारा आ गया। और इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ होता है ना, इस तरह मतलब डिवाइजर होता है, वो आगे जाके डिवाइडेंड बनता है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। अब 462 की हम 8 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 8 दूनी 16, एक 8 छिक 48 और एक 8 चौके 32 और ये 36। ठीक है, अब इसमें से ये घटाने पर 66 आया। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा वो समझिए आप। 6 6 12, एक 10 16, एक, ये आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारा आ गया 6762। देखो भाई, एक चीज और हम कर सकते थे। क्या कर सकते थे, देखो ये पूरा करने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर पूरा भी करना चाहो तो जो ये और ये, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज हम कर सकते थे। क्या, इसमें लास्ट डिवाइजर बता रखा है 66। ठीक है, तो 66 क्या है, 11 से भाग होता मिलेगा। किससे, 66 11 से भाग होने लग रहा है। इसका मतलब जब हम एलसीएम निकालेंगे इसका, है ना, तो एक ना एक संख्या हमारी 11 से क्या है भाग होती है, तभी तो हमारा आंसर आ रहा है ना ये लास्ट डिवाइजर वाला। ठीक है, ठीक है, एचसीएफ निकालते वक्त हमारा 66 आया है। ठीक है, लास्ट डिवाइजर। हम 11 से भाग होने वाला ऑप्शन देखते, देखो 8 और 4 12, 12 7 19, ये 12 तो नहीं आ रहा। ठीक है, उसमें क्या होता है, अल्टरनेट का जोड़ करोगे, जैसे 8 और 4 12, 12 और 6 18। ठीक है, इस तरह कर दिया तो 18 आ गया। अब जो बच गया ना उसका जोड़ करो, तो 8 और ये 7 15, इनका अंतर लोगे, 0 आना चाहिए, 11 22 33 कुछ भी आओ तो हमारा कटेगा। अगर इनके अलावा आता है तो कटता, वो 11 का डिविजिबल नहीं होता। अभी ये देखो 8 और 4 12, 12 और ये 17, 17 में तो 8, 8 और 4 12, 12 19, 19 में तो 8 गया 11। इसका मतलब ये 11 से होता है। ये और देख लेते हैं, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 में से ये 9 गया, यानी ये जीरो, जीरो भी अगर जोड़ोगे तो 9 आ गया, तो ये 10 आ गया। तो 10 11 से भाग नहीं होता, तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर सी है। तो आप यहाँ से भी कर सकते थे इस ऑप्शन को, ये पूरा जमेला करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने तरीका सिखाना था, मैंने तरीका सिखा दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। कह रखे एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, जबकि मानचित्र का जो पैमाना है वो 1:39462 है। ठीक है, ये जो है ना, ये सेंटीमीटर में है, मतलब कि वह जो, एक बात समझो, जो वो 1 सेंटीमीटर दिखाता है ना, 1 सेंटीमीटर दिखाता है जो मैप पे, एक्चुअल जो स्केल होता है, मतलब एक्चुअल जो वो सेंटीमीटर में दिखाता है, वो होता है हमारा 3,94,629 सेंटीमीटर को वो मैप में 1 सेंटीमीटर का दिखाता है। समझ पा रहे हैं, आपने मैप देखा होगा, मैप देख रखा है, तो मैप में जो दिखाते हैं जैसे कॉन्टिनेंट्स, वो कितने छोटे दिखाते हैं, एक्चुअली में थोड़ी ना इतने छोटे होते हैं कॉन्टिनेंट, है ना। तो वही उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है। अगर 1 सेंटीमीटर का इतना है तो 2 सेंटीमीटर का कितना होगा, देखो ये रहे दूरी 2 सेंटीमीटर हो, तो 3,9,4,6,2,9 गुणा में 2। अब हमें किलोमीटर में निकालना है, ये हमें सेंटीमीटर में दे रखा है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और सेंटीमीटर कितने होते हैं 1 मीटर में, 100, तो 5 जीरो लग जाएंगे। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 78, है ना। तो 78 के लगभग हमारा आंसर आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, 5 जीरो तो भाग दे देते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान से पढ़ना। एक बार इंग्लिश पढ़ो, फिर मैं इंग्लिश को छुपा दूंगा। कह रखा है एक शॉपकीपर 80 बुक्स खरीदता है 76 के मार्क प्राइस के ऊपर। ठीक है, अगर वो 1% के डिस्काउंट पर
1% का जो डिस्काउंट देता ओरिजिनल मार्क प्राइस पे, तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब मैं इसको इंग्लिश को हटा देता हूँ, हिंदी में देखिए। अब कह रहे एक दुकानदार थोक विक्रेता से 76 पुस्तकों के अंकित मूल्य, हमने यहाँ पर मार्क प्राइस है ना, वो लेट हमने मान लिया, लेट मार्क प्राइस इक्वल टू 100 रुपीज। ठीक है, तो 76 वस्तु का कितना हो जाएगा, 76 का कितना हो जाएगा, 7600। ठीक है, अब 76 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 80 वस्तुएं खरीदी। अगर 80 वस्तुएं खरीदी तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे, 0 दे 0, 8 8 निम 72, 8 पंजे 40। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 95 रुपये हमारा सीपी आ गया। ठीक है, लेकिन 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 कह रखा यदि इन वस्तुओं को मूल अंकित मूल्य पर 1% की छूट पर देकर बेचा जाता है, मतलब कि जो पहले 100 रुपये थे अब उस पर 1% की छूट देता है तो 99 रुपये पे बेचता है। ठीक है, 100 का 1% 99, तो सीपी हमारा 95 आ गया, बेचता 99 में है। कितने का लाभ है, 4 का, किसके ऊपर, 95 के ऊपर, गुणा में 100, तो ये आ गया हमारा 20, ये आ गया 19, तो 80 बटे में 19, तो हमारा आ गया 19 चौक 76, 4 0 है ना, 19 दूनी 38, तो 4.21% हमारा आंसर था ना। काफी आसान, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे अपने आप हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा है, डी ट्रिपल एस बी के पीजीटी में आया हुआ है ना ये, लेकिन ये मत सोचना और कहीं पे नहीं आ सकता, सारी जगह आएगा। ठीक है, कह रखे एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की पेंसिलें खरीदी, एक 7 रुपए के लिए 7 पेंसिलें, 7 पेंसिलों के लिए 6 रुपए दिए। ठीक है, दूसरी 6 रुपए की एक पेंसिल, भाई साहब। ठीक है, और जो पहले और एक प्रकार की सी थी जिसमें 7 पेंसिल 6 रुपए में आ जाया करती। ठीक है, अमीरी गरीबी देख लो भाई साहब। कह रहा उसने प्रत्येक प्रकार की पेंसिलों की संख्या बराबर बराबर खरीदी, मतलब कि बराबर पेंसिलें खरीदी है। ठीक है, फिर कह रखा सभी पेंसिल 6 रुपए की पेंसिल की दर से बेच दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। अब अगर इसने 7 रुपए की 6 पेंसिल खरीदी, 7 पेंसिल 6 रुपए की खरीदी, और यहाँ पे 6 रुपए की एक पेंसिल खरीदी, हमने माना 7 पेंसिल खरीदी। ठीक है, तो अब टोटल कितना आ जाएगा, अगर 6 रुपए की एक खरीदी थी तो 42 रुपए आ गए, तो टोटल जो सीपी आ गया हमारा वो कितना आ गया, 48। ठीक है, करके उसने प्रत्येक प्रकार की पेंसिलों की संख्या बराबर बराबर खरीदी, सभी पेंसिलें 6 रुपए पर बेच दी, तो एसपी। अब सभी पेंसिलें जो हमारी होगी कितनी, 14, अगर 6 के उससे बेची तो 84 आ गया। कुछ नहीं, रेशियो ले लो, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 4 से काटो, कितना आ गया हमारा, 9/12, 9/12 मतलब 3/4 है ना, 3/4 आ गया था यहाँ से, नहीं रुको रुको, हाँ 9/12, 3/4, 3/4 होता है 75%, तो 75% हमारा आंसर। ये सीपी था, ये एसपी था। सीपी हमारा 12, ये 21, प्रॉफिट 9 का आ गया, बटे में सीपी है ना, 3/4, 3/4 75% होता है, तो हमारा आंसर 75%। अब 9th क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। प्रॉफिट एंड लॉस के काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। करके एक बाजार में 2 दुकानदार है, राम और मोहन। ठीक है, ये तरीका ना मैं बहुत बार बताता हूँ, और उसी के ऊपर 17 अप्रैल को ये क्वेश्चन पूछ रखा है, और मैं 2-3 साल से करवाने लग रहा हूँ ये। करके 48 तरबूज बेचकर राम को 7 तरबूजों के विक्रय मूल्य के बराबर राशि की हानि हुई। ठीक है भाई साहब, और मतलब जो दूसरा दुकानदार है 68 अनानास बेचकर मोहन को 8 अनानास के विक्रय मूल्य के बराबर राशि की हानि हुई। दशमलव के कितनी हानि के मतलब हानि जो प्रतिशत है के बीच का अंतर बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझेंगे हम। ये जो इंग्लिश वाला पार्ट है इसको छुपा लेते हैं, हिंदी वाला देखिए।
अब हमें क्या रखा है, देखिए, देखो देखो, राम और मोहन है ना, राम और मोहन हम अलग अलग लिख देते हैं। यहाँ पे मानना राम और यहाँ पे मानना हमने मोहन, ठीक है, यहाँ पे मानना। अब राम का जो लॉस होता है, तो लॉस आपको पता है किसके बराबर होता है, लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। अब जो लॉस हो रहा है वो 7 वस्तुओं के बराबर होता है, ठीक है। मतलब हमने तो 7 एसपी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सीपी कितना है 48 वस्तुएं बेचकर, तो 48 वस्तु खरीदी होंगी जब बता 48 बेची है ना, वो राशि के बराबर हानि होती है। तो हमारा आ गया 48 सीपी माइनस 48 एसपी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, क्या रखा है, 68 अनानास बेचकर 8 अनानासों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो हमारा आ गया 8 एसपी इक्वल टू 68 सीपी माइनस 68 एसपी, ठीक है। हमें बस हानि प्रतिशत के बीच का अंतर बताना था। अब आप देखिए, यहां से जो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा सीपी बटे एसपी, तो यहाँ पे जो सीपी आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 55 बटे 48, ठीक है। और यहां से जो सीपी और एसपी आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 76 बटे 68, ठीक है। अब काट दीजिए आप, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 है ना, 4 एकम 4, 4 निम 36, ठीक है। तो 19 बटे 17, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 और 55, किससे कटता है, ये तो किसी से भी नहीं कटता है ना। तो भाई अब देखिए, क्वेश्चन काफी अच्छा है ना। देखिए अभी इसका देखिए, ये कितना है, तो 7 बटे 48। अब देखो अगर 49 होता है ना, तो 14.14% आ जाता है ना, 7 बटे में 49, 1 बटे में 7, 14.14%। अब 14.14 से तो बड़ा आएगा, तो लगभग हम क्या मानते हैं, 15 मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं हम, 15 मान लेते हैं, ठीक है। माइनस, अब देखिए कितना है, 2 बटे में 17, तो 17 एकम 17 है ना, कितना आ जाएगा, 200 है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा 30, 17 एकम 17 है ना, फिर कितना आ जाएगा हमारा 13 है ना, 17 छिक्के या 17 सत्ते लगभग होना चाहिए है ना, तो 14 में तो 11 गया, 3 से छोटा आएगा, ठीक है। तो लगभग हमारा 2.78% आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस होता खत्म। अब आप देख पा रहे होगे डिस्काउंट का, ठीक है। तो रेलवे कांस्टेबल में आया था भाई, ये पहले सबसे पहले तो मैंने तभी करवा दिया था, टीसी ऐसी लेती है, और उसके बाद ये 28 जून को लेबर ऑफिसर में आया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा ही आसान होता है, कैसे करते हैं वो समझिए आप। डिस्काउंट किसके बराबर होता है, तो जैसे इसका डिस्काउंट है ना, या हम 100 मानते हैं है ना, और 10 इसका डिस्काउंट होता है, तो हम क्या करते हैं 100 गुणा में 10 बटे में 100, इस तरह ये डिस्काउंट आ जाता है हमारा, है ना। तो सेम इसमें है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग कैसे हो जाता है कि मान लिया 10 रुपये का जो डिस्काउंट था, अगले में भी 10 रुपये है, ठीक है, ना कि 10%, ठीक है। मतलब जो उसका जो रुपये है या उसका जो मोनेटरी वैल्यू है ना, या जो नॉमिनल वैल्यू है वो बराबर है ना, 10 रुपये 10 रुपये, 20 रुपये 20 रुपये, परसेंटेज में सेम नहीं है, ठीक है। अब मार्क प्राइस हमें दे रखा है 880, ठीक है भाई साहब, माइनस 880 गुणा में डी बटे में 100 है ना, ये आ जाएगा, ये जितने भी रुपए आए उतने ही, मतलब 880 गुणा में डी बटे में 100, ये आ जाएगा इक्वल टू 132, ठीक है। तो भाई अब देखिए आप, 880 है ना, अगर आप यहाँ से
880 को कॉमन लो, है ना, तो आ जाएगा हमारा 100 माइनस डी, 100 माइनस 2d अपॉन में 100 इक्वल टू 132। ठीक है, 11 से काटो, ये 11 ये है ना, ये आ गया 80, ये आ गया हमारा 4/5 है ना, ये 4 से कट जाएगा 3, तो हमारा आ गया 15। ठीक है, अब ये देखो ये 85 इक्वल टू 2d, 2 से काटेंगे, 2 चौक 12 है ना, ना 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 42.5 होता है हमारा 85%, 85 है ना, तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 42.5। तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आप 2025 के एग्जाम्स में बेस्ट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के बेस्ट क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो आप जैसे टाइम निकले आप देख लेना। तो भैया अब हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 11वां देखो। देखो भाई क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बच्चे जो समझ के इस क्वेश्चन को करेगा वो गलत करेगा। क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा है। कह रखा है कि एक दुकानदार अपने बैगों के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। हमने माना मार्क प्राइस, ठीक है, MP ते माना 15% की छूट देता है, इसका मतलब 85/100 मतलब 0.85। अब देखिए अपने बैगों के अंकित मूल्य पर, ठीक है, खरीदे गए प्रत्येक 8 बैग पर 2 बैग मुफ्त मिलते हैं। तो जो हमारा मार्क प्राइस है वो कितने बैगों पे था? 8 पे। ठीक है, 8 बैगों पे, 8 बैगों के रुपये दिए, ठीक है, 8 बैगों के रुपये दिए, तो उस पर 15% की छूट मिली, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, दूसरी तरफ से देखिए 12% का लाभ होता है, तो यहां से हमने माना CP, ठीक है, गुणा में ये कितना आ जाएगा? 112/100, तो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है कि दुकानदार को अपने बैगों पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तो हमारा मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 से ये 2 कर गया है ना, हमारा आ गया 112/85 गुणा में 8। ठीक है, अब 8 से काटिए, 8 एकम 8, ठीक है, ठीक है ना, तो 8 एकम 8, तो यहाँ पे कितना आ गया? 14। ठीक है, 8 चौके, अब 14 पंजे 70, 14 6 84 है ना, 6। तो भाई एक चीज और देखिए, जो CP होगा वो 10 वस्तुओं का होगा, ये एक वस्तु का है, तो गुणा में 10 और करो। ठीक है, तो यहाँ पे भी गुणा में 10 आ जाएगा, तो 5 दूनी और ये 17। ठीक है, आप आ गए 28/17। अब काटो, 17 एकम 17, ठीक है, कितना बच गया हमारा? 110। 17 सत्ते है ना, तो लगभग 70% से कम है, तो एक ही हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन देखिए। देखो ये क्वेश्चन हमारा CGL या CHSL SSC में लगातार सबसे मुश्किल क्वेश्चन था। ठीक है, कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो रही थी, लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हो। कैसे? समझो। देखो पहले क्वेश्चन को समझो। मोहन इतने की धनराशि इतने के ब्याज पर देता है। पहले साल के अंत में वह उधार ली गई मूल धनराशि को चुकाने के लिए इतने का भुगतान करता है। मतलब कि समझिए, जो ये मूल जो प्रिंसिपल है ना, अगले साल इसमें से इतना पैसा घटाने पर जो पैसा बच गया ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, फिर कह रखा है दूसरे वर्ष के अंत में सभी लंबित बकाया चुका देता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान लगाने वाला ब्याज भुगतान भी शामिल है। मतलब कि जो दूसरा साल है ना, उस टाइम पे यह पहले साल का ब्याज भी देता है और दूसरे साल का भी ब्याज देता है। समझे? देखो कैसे क्वेश्चन है, समझो। पहले साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 5,71,343, ये प्रिंसिपल गुणा में 10% इंटरेस्ट है ना, गुणा में 1 साल बटे में 100 जमा में।
अब इतने रुपए घटाने के बाद जो हमारा बचा है ना, उतने पैसे पे ब्याज लगेगा अब। ठीक है, तो ये कितना आ गया 7, ठीक है, ये 6 और 13 में 5 गया 8, ये 10, 10 में 5 गया 5, है ना, ये कितना आ गया 56, ये 54। ठीक है, गुणा में 10 बटे में 10। ठीक है, अब हटाओ, ये यहाँ पर पॉइंट रख जाएगा और ये भी यहाँ पर पॉइंट रख जाएगा, बस अब इसमें जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए हमारा कितना आ गया 7 और 3 10, है ना, 6 और देखो 5 7 1 3 7 3 और इसमें ये जोड़ देंगे 7 3 1 7 5, है ना, और यहाँ पे 6 8 5 4 5, बस ये है हमारा। ठीक है, अब देखिए ये तो 10 हो जाएगा, ये 4 11 11 और 5 17। भाई क्वेश्चन का तरीका तो आप समझ गए, बस जोड़ना था। इसमें शायद कैलकुलेशन की शायद कुछ ऑप्शनों में ही कमी लग रही है ना कुछ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, पहले इंग्लिश वाला पढ़ो। दो साइकिलिस्ट हैं, ए और बी पार्टिसिपेट करते हैं 100 किलोमीटर की रेस में। साइकिलिस्ट ए है वो स्टार्ट करता रेस को 20 मिनट आफ्टर साइकिलिस्ट बी। ठीक है, बी के चलने के 20 मिनट के बाद, इसका मतलब 20 मिनट तो इसको भी रखते हैं। साइकिलिस्ट ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, जबकि जो बी है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की उससे चलता है। हाउ एवर टू कंपनसेट फॉर द लेट स्टार्ट, जो साइकिलिस्ट ए है उसको 5 किलोमीटर का हेड स्टार्ट दिया गया, मतलब कि उसको 5 किलोमीटर कम चलना पड़ा। ठीक है, मतलब कि ही स्टार्ट 20 मिनट रेट बट बिगिंस फ्रॉम द 5 किलोमीटर मार्क, मतलब स्टार्टिंग लाइन नहीं, उससे 5 किलोमीटर आगे। ठीक है, तो ए और बी में से किसने करा, कितने मिनट पहले करा। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो भाई ऑप्शनों को हटाना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो अब 100 किलोमीटर की रेस है। ठीक है, अगर 100 किलोमीटर की रेस है, अगर बी 24 के उससे चलता है, 100 किलोमीटर के 24 किलोमीटर प्रति घंटा के उससे चलता है, तो कितना लगेगा, तो 4 ठीक है, ये 25, है ना। अभी ये किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब हमारा ये है ना घंटे में आया हुआ है, कितने में आया हुआ है, घंटे के उससे आया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसे मिनट में बदलना पड़ेगा, तो 60 तक कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 250 मिनट। कौन लगाता है, बी लगाता है। ठीक है, जबकि 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 जो ए है उसको 5 किलोमीटर का हेड स्टार्ट दिया गया, मतलब वो केवल 95 किलोमीटर चलता है और वो भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा, तो गुणा में 60 मिनट, है ना, तो कितना आ जाएगा हमारा 190 मिनट। अब कह रखा है ए और बी में कौन दौड़ पहले पूरा करता है। अब बी को तो 250 लगेंगे, है ना, इसको 190 मिनट और 20 मिनट ये जो वो खड़ा रहा, है ना, 20 मिनट देरी से दौड़ शुरू करता है, तो 20 मिनट तक वो भी ऐड होंगे, है ना, जो खड़ा रहा 20 मिनट वो भी होंगे, तो हमारा ये कितने मिनट में करता है, 210 मिनट में। ठीक है, इसी कारण तो कंपनसेशन दिया कि 20 मिनट तू खड़ा रहा वहां पे, तो इस कारण 5 किलोमीटर का दिया कंपनसेशन। तो ए ने तो 210 मिनट में कर दी, बी ने 250 में, तो पहले किसने करी, ए ने, इसका मतलब ए विंस। और कितने सेकंड तक, कितना डिफरेंस है, 40 सेकंड पहले, तो 40 सेकंड से ए जीत जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, बस लैंग्वेज बड़ी थी। ठीक है, साइकिलिस्ट ए फिनिश 40 मिनट पहले, तो सी थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, साइकिल के जो ये रेस वाले जो क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे अच्छे हैं। ठीक है,
अब हमें देखो क्या दे रखा है कि 1000 मीटर की दौड़ में करीम परम को इतने की बढ़त देता है। मतलब कि अगर हम लिख लेते हैं करीम परम, ठीक है, तो करीम कैन गिव ए हेड स्टार्ट तो परम, मतलब करीम अगर 1000 मीटर चलता है तो 900 मीटर चलता है करीम, है ना, मतलब 100 मीटर का हेड स्टार्ट देते हैं, मतलब 100 मीटर कम चलता है, ठीक है। क्या रखा है? रहीम गिव ए हेड स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, मतलब अगर ये 1000 मीटर चलता है तो ये 800 चलेगा, ठीक है। तो अनुपात आ जाएगा, अनुपात लिख लो, तो 4:5 लिख सकते हैं इसकी जगह, क्या लिख सकते हैं हम, 4:5, ठीक है। और वहां पे क्या लिख सकते हैं हम, 10:9, ठीक है। तो अब हम 10:9 लिख लेंगे, और ये क्या था, रहीम था, और यहाँ पे 8 अनुपात, ये 4:5, ठीक है, 4 और 5। अब जब भी ये ऐसा आता है ना, तो देखो ऊपर नीचे कौन सा फिर है, उसी को कर देना, नीचे वाले को नीचे और ऊपर वाले को ऊपर, ठीक है। अब 2 से काटो, 2 से काटो, 2 से काटो, ठीक है, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 25, ये 18 और ये 20। अब देखो क्वेश्चन में कह रखा है कि हेड स्टार्ट डेट रहीम, रहीम देव है परम तय कि वो रेस कंप्लीट कर सके सेम टाइम या डेड हीट, है ना, डेड हीट का मतलब उसी टाइम पे, ठीक है, सेम, मतलब कि दोनों का एक साथ पैर रखा जावे, ठीक है। अब रहीम ने देखो परम क्या है, परम की तो वैसे भी ये स्पीड का रेशियो भी मानोगे, है ना, क्योंकि सेम टाइम पर कर रहे हैं, तो स्पीड तो बहुत कम है, रहीम की ज्यादा है। अगर रहीम की देखें, ये डिस्टेंस भी मान सकते हैं इसको, तो रहीम अगर 1000 मीटर करता है, तो 1000 का मतलब गुणा में ये 140, इसका भी गुणा में 40 करेंगे तो 720 मीटर। इसका मतलब अगर 1000 में तो ये, अगर ये 1000 चलता है, ये 720 चलेगा। इसका मतलब अगर इसको 280 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाए तो ये रेस जीत जाएगा, है ना, समझ में आया। तो 280 मीटर का इसे हमें आगे खड़ा करना पड़ेगा, या क्या देना पड़ेगा, हेड स्टार्ट, ठीक है। जैसे आप भी कई बार रेस लगाते होगे तो छोटे बच्चों को आगे कर देते होगे ना। अब देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्या कह रखा है, ए और बी दोनों 200 मीटर की रेस में भाग लेते हैं। ए इतने की चाल से दौड़ता है, ए बी को इतने मीटर की बढ़त देता है, फिर भी इसे इतने से हरा देता है, तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो रेस के सारे अच्छे आए हुए हैं, और भाई साहब मेहनत तो दिखाई देगी, आप जुलाई अप्रैल सब देख पा रहे होगे। जितने भी पेपर मुझे मिले ना, सारे के सारे करवा दिए, मतलब मेरे 6 से 7 घंटे लग गए थे, ठीक है। अब देखो ए और बी दोनों 200 मीटर की रेस में भाग लेते हैं। ए इतने की चाल से दौड़ता है, तो 200 मीटर है ना, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18, ठीक है। अब देखो ये 40 आ गया, 8 पंजे, ये कितना आ गया, 50, है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो 18 पंजे 90, तो 900 क्या आ जाएगा हमारा, 900 सेकंड आ जाएगा, ठीक है, 900 सेकंड आ गया। अब क्या रखा है, ए गिव बी ए स्पीड ऑफ 8 मीटर गिव्स अप, मतलब वो केवल 192 मीटर चलेगा, ठीक है। और कह रखा है फिर भी 6 मीटर से उसको हरा देगा। इसका मतलब ये 6 सेकंड से हरा देगा, इसका मतलब 6 सेकंड ज्यादा लेता है, तो ये कितना आ जाएगा, 906 सेकंड, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हमारा आ गया, तो भाई हमने एक गलती कर दी, यहाँ पर 900 नहीं है, ये 40 तक कटता तो 5 आता बस, है ना, 90 आता, तो यहाँ पर 96 आएगा केवल, ठीक है, 96 सेकंड। तो काटेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर किलोमीटर दे रखा है, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से, तो गुणा में 2, गुणा में 2, ठीक है, कितना आ गया, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर, ठीक है। ये 10 बना रहे क्योंकि इससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी नीचे 5, 25 आए ना, तो उसको जीरो में बदलने की कोशिश करो। अब ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल में आया था भाई साहब, इसने तहलका मचाया था, है ना। अब देखिए
इस क्वेश्चन को जैसे कई टीचरों ने करवाया तो वो तरीका बहुत जल्दी भूल जाओगे। हम इसको स्पीड डिस्टेंस वाले सही करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ए की स्पीड को ए ही मानते हैं, बी की स्पीड को बी ही मानते हैं, ठीक है। कह रखा 500 मीटर की जब रेस होती है तो ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 12 सेकेंड एंड बीट्स हिम बाय 40 मीटर, ठीक है। अगर ए बी को स्टार्ट देता 12 सेकंड का, इसका मतलब बी 12 सेकंड ज्यादा भागती, गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 12 सेकंड, मतलब 12 सेकंड तक, 12 सेकंड आगे है, ए बी से 12 सेकंड आगे है। 12 सेकंड आगे का क्या मतलब है, ए गिव्स बी कि जैसे हम छोटे बच्चों को नहीं भगा देते कि तू भाई इतने सेकंड भाग ले, ठीक है, और फिर भी हरा देते हैं, ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अगर हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख देंगे तो हमारा टाइम आता है, तो वही करेंगे हम। पहली इक्वेशन बनेगी कि अगर 40 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब बी 460 मीटर चलता है, और बटे में बी या बी की क्या होगी स्पीड, माइनस 500 अपॉन में ए इक्वल टू कितने सेकंड, 12, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन देखिए, अब कह रखे रेस 500 मीटर की है, ए बीट्स बी बाय 60 सेकंड, इसका मतलब ए बीट्स बी बाय 60 सेकंड का मतलब क्या है कि 16 सेकंड, सॉरी 16 सेकंड। तो 16 सेकंड का क्या मतलब है कि बी 16 सेकंड ज्यादा भागा, तो बटे में बी अब की बार 500 ही मीटर है, माइनस 500 अपॉन में ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस डिफरेंस ले देंगे इसका, क्या करेंगे डिफरेंस ले देंगे। देखो 500 500 तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा, ये हमारा कितना आ गया, तो 40 अपॉन में बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से बी की हमारी क्या आ गई 10 मीटर पर सेकंड, ये बी की स्पीड आ गई। अब ए की निकालनी है हमने, अगर बी की यहाँ से आ गई 10 रखोगे तो ये आ गया, ठीक है। अब ये इस तरफ आएगा तो आ जाएगा हमारा 4 और 3, ठीक है। ये उस तरफ चला जाएगा 500 अपॉन में ए, ठीक है। तो ए की हमारी क्या स्पीड आ जाएगी 500 बटे में 34, ठीक है। और बी की क्या है हमारी, तो बी की क्या है 10, ठीक है। तो हम काटेंगे तो कितना आ गया 25, और ये उस तरफ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है, ये कट जाएगा तो 25:17 हमारा आंसर। तो क्वेश्चन भाई काफी अच्छा था और आप सभी को आ गया होगा, ठीक है। तो पिछले सीजन में ये पूछा गया था और मैंने करवाया भी था ये क्वेश्चन। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां। ये क्वेश्चन वाकई बहुत ही अच्छा है। कह रखा है मोनू और महिमा है जो एक सर्कुलर पार्क में घूमते सेम डायरेक्शन में। जो मोनू की स्पीड है ना वो महिमा की दुगनी है। अब हम महिमा की मान लेते हैं y, ठीक है, इसकी मान लेते हैं x, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2y है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं सरकमफेरेंस है ना वो 800 मीटर है और वे दे कंप्लीट ए नो राउंड रेस, ठीक है, नो राउंड की रेस कंप्लीट करते हैं। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस मोनो मीट महिमा फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 3 मिनट, मतलब 3 मिनट के एंड पे वे पहली बार मिलते हैं। अगर वे दोनों के दोनों स्टार्ट करते रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, तो टाइम बताइए मोनो के द्वारा कितना लगेगा 7 राउंड पूरे करने में, ठीक है। अब ये है इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, दे कंप्लीट है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम इंग्लिश वाले को छुपा देते हैं, हिंदी वाला देखिए। अब एक सर्कुलर ट्रैक है 800 मीटर का है, ठीक है, तो 800 अपॉन में अब x इक्वल टू क्या है 2y और y, ठीक है। अब अगर सेम डायरेक्शन है तो घट जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3 मिनट, मतलब 3 मिनट का क्या मतलब होगा 180 सेकंड, ठीक है। तो यहां से y आ जाएगा y इक्वल टू 80 बटे में 800 बटे में 180, ठीक है।
हमें मोनू का चाहिए। मोनू कौन सा था? एक्स वाला। एक्स किसके? 2y, तो गुणा में 2। ठीक है, ये हमारी स्पीड आ जाएगी। नहीं, ये हमारा क्या आ जाएगा? हाँ, ये हमारा क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा ना, वो स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्पीड। मोनो की स्पीड आ जाएगी एक्स की। ठीक है, अब 7 चक्कर कह रखे हैं, तो 7 गुणा में 800। अब स्पीड अगर भाग में देंगे तो टाइम आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो 800 गुणा में 2, और ये ऊपर चला जाएगा 180। काटो, कट गया। 2 तो काटोगे 9, तो 9 सत्ते 63, तो 300 ना 630 सेकेंड हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब टाइम एंड वर्क है ना। टाइम एंड वर्क का काफी अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। एक बार पढ़िए क्या कर रखा है। अवनी अलोन कैन कंप्लीट ए बुक टाइपिंग वर्क इन 24 दिन। ठीक है, अवनी और आदित्य डू बुक टाइपिंग वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, स्टार्टिंग विद आदित्य, तो आदित्य के द्वारा चालू किया जाता है। द बुक टाइपिंग वर्क इज टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, अगर बोथ अवनी और आदित्य इस सेम पैटर्न को करते हैं ना, तो 13 दिन के बाद आदित्य छोड़ के चला जाता है, तो अवनी है वो रिमेनिंग वर्क को 5 दिन में करती है। ठीक है, अब कह रखे तो कितने दिन लगेंगे आदित्य को अकेले इस बुक इस बुक की टाइपिंग करने में। तो क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, हम क्या मानते हैं कि जो टोटल अवनी 24 दिन में करती हैं, तो वर्क हम मान लेते हैं 24। अवनी को हम मान लेते हैं अवनी को x और आदित्य को y। चलो अवनी को y मानो, क्योंकि आदित्य से काम हुआ है ना, तो हम इसको x मान लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। तो जो टोटल वर्क है वो तो 24y हो गया हमारा। ठीक है ना, दिन गुणा में एफिशिएंसी। अवनी की एफिशिएंसी y मान ली। ठीक है, तो 24y हमारा काम है। करके आदित्य शुरू करता है और 13 दिन तक तो अल्टरनेट करता है, तो इसका मतलब पहले दिन आदित्य, फिर अवनी, फिर आदित्य, फिर अवनी। इसका मतलब जो ओड है वो तो कौन कर रहा है? आदित्य। इसका मतलब 7x दिन तक कौन काम करेगा? कौन काम करेगा? आदित्य। और 6y तक कौन काम करेगी? अवनी करेगी। टोटल काम कितना था हमारा? 24y। 24y में तो ये घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 7x, है ना, जमा में 18y। अब इसको काम करने में, शेष कार्य को करने में 5 दिन लगाती है कौन? अवनी। इक्वल टू ये 5y आ जाएगा, तो यहाँ से x और y का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x और y का क्या रेशियो आ जाएगा हमारा? तो भाई अब देखिए, देखो ये ब्रैकेट में से निकलेगा तो हमारा ये माइनस का आएगा। ठीक है, अब इस तरफ ये जाएगा तो कितना आ जाएगा? 13y इक्वल टू 7x। तो x अपॉन y का रेशियो आ गया 7/13। ठीक है, अगर y की जगह हम 13 रखेंगे तो 24 गुणा में 13। हमें निकालना आदित्य कितने दिन में कर देगा, तो आदित्य की एफिशिएंसी क्या है? 7। ठीक है, तो भाई यहाँ से रेशियो लेने में हमने गलती कर दी थी। यहाँ से देखो, अगर x और y लिया है ये, तो आ जाएगा 13/7। ठीक है, तो x की 13 एफिशिएंसी और y की 7, तो 24 दिन टोटल वर्क किया था, गुणा में 7/13 करेंगे। ठीक है, अब 13 देखो 7 के 28, 8 आना चाहिए लास्ट में। 3 दूनी 4, 2 8 हो सकता है। 3 3 9 और 2 11 नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर ये था। 12 सही, 12/13। ठीक है, ये इस तरह लिखा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जबरदस्त लेके आ रहा हूँ भाई, एक से एक, इसलिए इतना टाइम लगेगा इस वीडियो को करने में। कह रखा है अमन को एक काम पूरा करने में बीमा और चेतना द्वारा लिए गए समय का 4 गुना समय लगता है। ठीक है भाई साहब, बीमा को उसी काम को पूरा करने में अमन और चेतना द्वारा लिए गए समय का 5 गुना समय लगता है। ठीक है,
यदि तीनों मिलकर उस काम को 28 दिन में पूरा करते हैं तो अमन को अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब देखिए अमन को एक काम पूरा करने में, तो अमन ये टाइम का मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 गुना, तो 4 इक्वल टू बीमा प्लस में चेतना, ये टाइम का है। ठीक है, अगर एफिशिएंसी में बदलें, अगर ये तो हो गया टाइम का, अगर एफिशिएंसी में तो ये 4 गुना है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4A इक्वल टू बी प्लस में सी, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या कह रखा है, ए हम अमन मान लेते हैं, बी हम बीमा और सी हम चेतना। ठीक है ना, यही है। कह रखा है बीमा को उसी काम, देखो ये टाइम का था, ये एफिशिएंसी है। आपको पता है ना टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, इनवर्स रेशियो होता है। तो बीमा 5 गुना टाइम रहती है अमन प्लस चेतना। ठीक है, तो अब यहां से 5B इक्वल टू ए प्लस में सी। अब क्या रखे 28 दिन, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1/28। अब काम किसके बराबर होगा, तो एफिशिएंसी का जोड़। ठीक है, मतलब ए प्लस में बी प्लस में सी, हमें निकालना है ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब बी प्लस में सी हम 4A रख देंगे तो 5A आ गया इक्वल टू 1/28। तो ए हमारा क्या आ गया 1/140 दिन, तो 140 दिन नहीं 1/140 एफिशिएंसी आ गई ना ए की, तो इसका मतलब ए कितने दिन में कर देगा 140 दिन में। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगा होगा आपको, है ना, ट्रिक का भी पहली बार ही देखा होगा ये, लेकिन ये सबसे आसान रहेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब ये क्वेश्चन भाई काफी ज्यादा ही अच्छा है। कह रखा है एक टैंक को 17 नलों द्वारा जुड़े हुए हैं, 17 नल जुड़े हैं, कुछ इंटरनल है इनलेट नल है, कुछ आउटलेट नल है। प्रत्येक इनलेट नल 24 मिनट में टैंक को भरता है। ठीक है, और आउटलेट जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड 30 मिनट्स। तो अगर दोनों को, अगर सारे टैप को खुला छोड़ दिया जाए तो 24 मिनट में खाली हो जाएगा। तो नंबर ऑफ आउटलेट टैप बताइए। चलो ठीक है भाई साहब, देखो अब हमने आउटलेट इनलेट एक्स माने आउटलेट वाई माने, तो एक्स प्लस वाई 17 दे दिए। अब जो इनलेट है 24 मिनट में भरते हैं और ये 30 में खाली करते हैं, तो माइनस लगा देते हैं, मतलब ये काम का उल्टा करते हैं। ये आ गया 120, तो इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी ना, इसकी 4 और इसकी -5। ठीक है, इसका मतलब ये -1 काम करते हैं। अब 24 मिनट में अगर ये खाली कर देते हैं, एक बात बताइए, अगर 24 मिनट में खाली कर देते हैं, 24 मिनट में खाली कर देते हैं, तो इनकी 24 से भाग कर देंगे, इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी आई 5। ठीक है, कितनी आई 5। ठीक है, तो 4x - 5y दे रखा है। x क्या था, x की जितने नंबर हैं, मतलब जितने हैं 5, y का मतलब जितने नंबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 तक गुणा कर दो, यहाँ पे भी 5 तक गुणा कर दो, यहाँ पे भी 5। ठीक है, अब बस जोड़ दो, तो 5y गया, यहाँ से आ गया 9x इक्वल टू 85 और 5 90, तो x हमारा आ गया 10, तो y कितना आ गया 7। इसका मतलब इनलेट पाइप 10 है, आउटलेट पाइप 7 है, तो इनलेट पाइपों की संख्या के दुगने यो कट गया, यो भी कट गया। इनलेट पाइपों नलों की संख्या से 3 अधिक है, कौन से, आउटलेट पाइप। तो भैया हमने यहाँ पर गलती कर दी, रुको देखो, ये 5 आना था, ये 4 आना था। ठीक है, यहाँ पे 5 आना था, यहाँ पे 4 आना था। ठीक है, 4 तक गुणा करते, यहाँ पे भी 4 तक करते। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 तक करते। तो भाई जो ये चीज़ थी, ये हमारी गलत है। ठीक है, ये इस तरह नहीं होगी। ठीक है, और ये भी यहाँ से 5 और 4 आ गया, तो हम ऑप्शनों से करने की कोशिश करेंगे इसको। अब 24 मिनट में खाली कर देता है, इसका मतलब
5 इसकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। हम कैसे कर सकते हैं, देखो एक चीज देखो, जो ये नलों की संख्या बराबर है तो 17 तो ओड है, ठीक है, ये हो नहीं सकता। दुगना है तो 3 से भाग होने चाहिए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। दुगने से एक अधिक है, ये भी इतना ठीक है नहीं लग रहा है, ये 3 अधिक है, नहीं ये कर सकते हम, ठीक है। x और x प्लस में 3 करेंगे, या 7 और 10 है ना, इतना हम आइडिया लगा सकते हैं। अगर आउटराइट पाइप होंगे तो ये 40 हो जाएगा माइनस का, और ये 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर, जो वो तरीका था वो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, तो 21वां क्वेश्चन है। तो अब आप 21 क्वेश्चन देख पा रहे होगे, है ना, ये बोट एंड स्ट्रीम का काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति इतनी है, मतलब शांत जल में, तो शांत जल हम x मानते हैं, ठीक है। कह रहा है कि नदी में नदी इतने की, तो ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, इसको हम y मानते हैं, ठीक है। कह रहा है धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी माना x तय करने में लगने वाला समय धारा के अनुकूल लगने वाले समय से इतना अधिक है। तो ना मानना एक्स नहीं, आप मानो ए मान लो, चलो ए डिस्टेंस है। तो जो अपस्ट्रीम होता है वो आता है इन दोनों का अंतर, है ना, x माइनस वाई, तो आ गया 15 माइनस ए अपॉन में इन दोनों का जोड़ 35 इक्वल टू कितना दे रखा है टाइम हमारा, 4 घंटे, ठीक है। अब कुछ नहीं लेना, एलसीएम लेना, ठीक है। अब देखो 3 पंजे और ये 7, तो गुणा में 3, ये गुणा में 3, ठीक है। ये गुणा में 7, ये गुणा में 7, तो ऊपर आ गया हमारा 4 है अपॉन यहाँ पे 7 पंजे 35, मतलब 35 गुणा में 3 आ गया इक्वल टू 4, तो 35 दिया ना, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, तो 105 किलोमीटर हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन आसान था, ठीक है। अब कह रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखिए कह रखा है 10 सेंटीमीटर व्यास, है ना, तो 5 सेंटीमीटर रेडियस आ गई हमारी। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन में उसकी ऊंचाई का इतना पानी भरा हुआ है, तो मतलब अगर हाइट 21 है तो पानी कितना भरा हुआ है, 14, इसका 2/3 है, तो 14। कह रखा है एक स्पेरिकल बाल है जिसका डायमीटर इतना है, तो मतलब 4 सेंटीमीटर आ गया, वो उसमें डाल दी जाती है। तो अब हाइट ऑफ वाटर है सिलेंडर में, जब उसमें स्पीयर डाल दी गई है तो कितनी हो जाएगी, वो हाइट बतानी है अब, ठीक है। तो पहले 14 थी, 14 से तो ऊपर ही है ऑप्शन, है ना, हमें कुछ नहीं करना। जो पहले वॉल्यूम था ना, जब हाइट 14 थी, उसमें वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जोड़ना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, तो पाई आर स्क्वेयर एच, जहाँ में 4/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। अब ये जो इसमें ये डाल दिया ना स्पीयर, अब हमें निकालना हाइट एच सिलेंडर की, है ना। तो क्या होता है, पाई रेडियस तो उतनी रहेगी, आर स्क्वेयर एच, है ना। अब देखो आप पाई से पाई काट सकते हो यहाँ पे सारे, आर स्क्वेयर तो 25 गुणा में 14, जहाँ में 4/3, यहाँ पे कितनी थी हाइट 8, मतलब 4, तो 16 गुणा में ये रुको, आर क्यूब होता है, सॉरी आर क्यूब होता है, ठीक है। तो 4 ये 64 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 64 इक्वल टू आर का स्क्वायर मतलब 25 गुणा में एच निकालना है, ठीक है। अब 25 उस तरफ जाएगा, तो 25 गुणा में 13, जमा में 216, ना ना कितना आ जाएगा, 64 गुणा में 4, 256 आ जाएगा बटे में 3 इक्वल टू एच, ठीक है। अब हमारा कितना आना चाहिए, ये एच, तो भैया हमने एक मिस्टेक कर दी, ये जो एच था ये 25 था, ये गुणा में था, है ना, तो ये भाग में जाएगा उस तरफ, है ना, तो भाग में जाएगा,
क्या करें क्या करें क्या करें? आ, इस तरफ भी 4 था कर लो गुना, है ना, और यहाँ पे भी 4 था, तो 100 आ जाएगा, तो हमारा फिर ठीक रहेगा, है ना। अगर यहाँ पे भी 4 तक गुना करोगे, यहाँ पे भी 4 तक, है ना, ये मतलब ये 4 तक गुना होगी ना, तो यहाँ पे भी 4 तक, तो बटे में 100 कर देंगे, अब आसान रहेगा। ठीक है, ये 100 आ गया तो 1400 जवा में। अब यहाँ पे भी 4, तो 256, 256 गुना में 4, तो 1024 बटे में 3। ठीक है, बटे में 100 करना अब तो। अब देखो 3 तिया 9, है ना, तो 14 3 17, लगभग 17 के अराउंड हमारा आंसर आएगा, तो 17.41। ठीक है, ये है नहीं, सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें दे रखा है 23, प्रिज्म वाला दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। अब वॉल्यूम होता है जो प्रिज्म का, उसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब ये दे दिया 21/12, दे दिया प्रिज्म के आधार की लेंथ, है ना, इतनी है, और हाइट है जो फॉर्मिंग इट्स बेस 16, तो हमने हाइट ऑफ प्रिज्म बतानी है। अच्छा, बेस दे दिया ये, ठीक है। अब देखिए अगर ट्राइंगुलर है तो ट्राइंगल का जो बेस का एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बाय बेस इंटू हाइट। बेस 12, हाइट कितनी है 16, और हमें प्रिज्म की संगत ऊंचाई बतानी है, मतलब कोरिस्पोंडिंग हाइट ऑफ प्रिज्म, तो h। अब ये कितना आ गया 6, तो 6 से काट सकते हैं, काट सकते हैं। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो 22 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे भी आप देख पा रहे होगे ये क्या है, 11 से कट रहा था। ठीक है, यहाँ पे 11 से कुछ था नहीं, तो हम 11 से भी आंसर कर सकते थे बिना सोल्व करे। ठीक है, अब 24वां लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे पार्ट फर्स्ट का, एक दूसरा पार्ट और डाल लूंगा। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी और फिर मुझे दिक्कत आएगी। ठीक है, ये मतलब वीडियो को मर्ज करने में। करेंगे एक सॉलिड सिलेंडर वुडन ब्लॉक जिसकी रेडियस इतनी है, हाइट इतनी है, एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम बेस और सेम हाइट कट करा जाता है सिलेंड्रिकल ब्लॉक में से, तो टोटल सरफेस एरिया बताइए जो रिमेनिंग सॉलिड है। समझिए एक बार, देखो मान लिया हमारा एक ये सिलेंडर था, ठीक है, और इसमें से हमने क्या किया, एक सेम रेडियस, तो इतनी रेडियस का एक जो कोण है वो काट दिया। ठीक है, हाइट भी सेम है, थोड़ा कोण बनते वक्त थोड़ी दिक्कत आ गई। अब समझिए हमें क्या रखा है, रिमेनिंग जो सॉलिड है ना उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो अब एक चीज बताइए क्या क्या निकल गया हमारा, हमारे ये एक बेस निकल गया, ये एक बेस तो रहता है सिलेंडर का। ठीक है, तो हमें जो टोटल सरफेस एरिया बताना है तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो एरिया ऑफ बेस जवा में कर्ड सरफेस एरिया अंदर बन जाएगा, किसका, कोण का, तो कर्ड सरफेस एरिया कोण जवा में। अब ये जो बाहर का तो बचा हुआ ही है, किसका, सिलेंडर का, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बस, ये बहुत बार पेपर में आता है, तो ये सेम फार्मूला हम लगाते हैं, एरिया ऑफ बेस जमा में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बस अब हमें ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पीजीटी ज्योग्राफी में आया हुआ है क्वेश्चन। तो सिलेंडर का बेस का क्या होता है, बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, तो पाई आर का स्क्वेयर, आर का स्क्वेयर मतलब 12 का स्क्वेयर जमा में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, तो पाई आर एल, तो पाई आर भी कितना आ जाएगा 12, एल कितना आ जाएगा, एल निकाल लेंगे, तो 12 16 20 हमारे क्या होते हैं ट्रिपलेट, 3 4 5, है ना, तो 20 जमा में पाई 2 पाई आर एच, आर कितना 12 गुणा में एच। ठीक है,
अब देखिए 12 आ रहा है और पाई आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, है ना। और क्या आ सकता है हमारा, चलो पहले पाई 12 पाई ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। अंदर 12 बच गया, यहाँ से 20 बच गया और यहाँ से 32 बच गया, ठीक है। बस जोड़ देते हैं अब, तो कितना आ गया, ये 2 2 4, ये 3 और 2 5 और 1 6, गुणा में 12 गुणा में 3.14, ठीक है। अब देखो 12 चौक 48, 12 छिक 72, 72 और 2 76। अगर गुणा में 3 करोगे तो देखो बहुत ही कम ही वो है, ठीक है। तो 31 से कर लेते हैं, तो लगभग हमारा 31 से नहीं 314 तय करना पड़ेगा। अब एक चीज समझो भाई साहब, देखो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो 3 से भाग हो रहा है, तो ऑप्शन भी हमारा 3 से भाग होता मिलेगा। और देखिए दो मतलब 2 अंकों से पहले ही डेसिमल है, इसका मतलब पूरी कैलकुलेशन कर रखी है, ठीक है, अप्रोक्स में नहीं है। तो हम 3 से देखते हैं, देखो 3 से ये नहीं हो रहा, 6 और ये 7, 7 और 2 9 और 5 14 नहीं हो रहा, ठीक है। देखो 6 7 8 2 10 और 5 15 ये हो रहा है, ये हो सकता है। देखो 6 हो रहा है, 3 और 1 4 ये नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसी तरह लास्ट में 2 ही आना था, देखो 8 चौक 32 है ना, तो 2 आना था, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं अगले उसमें पार्ट में करवाऊंगा, लेकिन आप इतने इसका बताना आंसर क्या है। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ना। तो ये करवाऊंगा, ये डी ट्रिपल एस बी के हॉर्टिकल्चर में आया हुआ है 21 अप्रैल को। तो फिर मिलते हैं सेकंड वीडियो में, आप इतना इस वीडियो को शेयर करना।